लड़की तो बड़ी प्यारी है, गोल मटोल है, बस जरा रंग सांवली है। और तू कौन सा गोरा चिट्टा है, बस तेरे रंग से तो बड़ा साफ सुथरा रंग है। मैं चुपचाप अपनी अम्मा की बातें सुन रहा था, जो मेरे लिए रिश्ता देख कर आई थी। बहरहाल मैं कोई शहजादा तो था नहीं, हाँ, लेकिन स्मार्ट सा लड़का था, बस रंगत सांवला था। जब तैयार होता तो 10 बंदों में अलग नजर आता था। या यूं कहें कि इंसान को अपना आप अच्छा ही लगता है। मुझे तो अपना आप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी माँ को मुझ में सिर्फ खामियां और नुक्स नजर आते थे। घर में सबसे छोटा था, बड़े सब भाई मेरे माँ के कमाऊ पूत थे, बस मैं ही निकम्मा था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी। इसलिए जो भी लड़की वाले मुझे देखने आते, जब मेरी तनख्वाह सुनते तो मुंह बिगाड़ते हुए चले जाते। पता नहीं उनको सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नजर आती थी। मैं अच्छा खासा खुश शक्ल था। मेरी माँ को एक लड़की पसंद आ ही गई, जो कि बैंक अकाउंट्स में थी। उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मेरी माँ के मुताबिक निहायती शरीफ और मासूम सी बच्ची थी। मेरी माँ उसी के गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा, मुझे और तो किसी बात पर ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि मुझे बस एक ही बात बुरी लगती है, और वह कि यह लड़की मोटी ना हो। यह सुनकर मेरी माँ ने उल्टा हाथ मारा। कहने लगी, नहीं है इतनी मोटी, अच्छे खासे खाते पीते खानदान की है, तो बस जरा सी गोल मटोल है। मैंने अम्मा की बात सुनकर भाभी की तरफ देखा था। मैंने, भाभी, आप मुझे बताएं कैसी है लड़की। मेरी भाभी भी साथ गई थीं। उन्होंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने न जाने उन्हें क्या इशारा किया। कहने लगी, जो अम्मा बता रही हैं वैसी ही तो है, ज्यादा गौर से नहीं देखा मैंने। हाँ, लेकिन टेबल पर बनाई हुई सारी चीजें बड़े मजे की थीं, और सब के सब फातिमा ने ही तो बनाई थीं। बड़ा स्वाद है लड़की के हाथ में। मेरी माँ कहने लगी कि एक तो बैंक में नौकरी करती है, पैसे कमाती है, फिर घर भी अच्छा संभाल लेती है, खाना भी अच्छा पकाती है, और क्या चाहिए। पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी की इशारेबाजी पर मेरा दिल इत्मीनान नहीं हो रहा था, जबकि लड़की वाले मुझे मेरी कम तनख्वाह के साथ पसंद करके जा चुके थे, और मेरी माँ को भी उस लड़की में कोई कमी नजर नहीं आया था। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली फरमाइश यही थी कि मैं उस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि लड़की वालों के घर यह रिवाज नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, अम्मा, क्या हो गया है आपको? किस दौर में जी रही हैं आप? आजकल के दौर में ऐसी पर्देदारी कोई नहीं करता। मैं तस्वीर जरूर देखूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तुझ में कौन सा गुण है जो तुझे लड़की देखनी है? मेरी भाभी कहने लगी, मम्मी ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है तो मैं भेज दूंगी, इसके नंबर पर मंगवा लूंगी। अगले रोज मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई। वह लड़की तो बहुत प्यारी और खूबसूरत दुबली पतली सी थी। हाँ, बस चेहरा थोड़ा गोल था। मैंने कहा, यार यह तो ठीक है। मैंने तो उसी लड़की के ख्वाब 3 महीने अपनी आंखों में सजाए थे। मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक करवाया था शादी के लिए, और मेरी माँ कह रही थी कि दहेज भी बड़ा अच्छा देना उन लोगों ने। जाहिर है कमाऊ बेटी है उनकी, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, अम्मा बस भी कर दें, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती है? इतना भी निकम्मा नहीं है, 10,000 कमाता तो है, कुछ इसकी बीवी कमाएगी तो घर अच्छा चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश था। बीवी खूबसूरत थी, स्लिम और स्मार्ट थी, और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी तो लॉटरी खुल गई हो। मैं बड़े खुशमूड के साथ बारात लेकर हॉल में पहुंचा। दुल्हन ब्राइडल रूम में ही थी। हमारा निकाह हुआ। मेरे दिल में गुदगुदाने वाले जज्बात बुलंदी पर थे। चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर के बाद वह हसीन परी मेरी होने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर के बाद दुल्हन के कपड़े में वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो उसे देखकर तो जैसे मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। वह लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी। इतना भारी भरकम शरीर था, उसे देखकर तो मैं अपना अगला सांस लेना भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी, और दुल्हन के कपड़े में तो और भी ज्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धड़ाम से बैठी तो मेरी तो आधी जान ही निकल गई। मैंने एक नजर अपनी भाभी और माँ पर डाली,
जो दोनों ही मुस्कुराए जा रहे थे। दुल्हन की तारीफें किए जा रही थीं और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाए हैं वह वहीं उतार के फेंकूं और वहां से चला जाऊं। मैं बाकी का वक्त बड़ी संजीदगी से बैठा था। अगर निकाह न हुआ होता तो मैं अपनी माँ की इज्जत के बारे में न सोचता, फौरन से वहां से निकल जाता। मैं एक सांवली लड़की के साथ भी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ देर बाद खाना लग गया। मैंने एक निवाला नहीं लिया। मेरी सास ने मुझे अच्छे ब्रांड की कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरी दोनों भाभियों को भी सोने के टॉप्स दिए थे। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो निहाल हुए जा रही थी, क्योंकि दहेज भी अच्छा खासा उन्होंने लिया था। लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को अपनाऊंगा नहीं। विदाई के बाद जब हम घर पहुंचे तो मेरी भाभी लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी अम्मा कहने लगी कि बहुत थकान हो गई, बहुत मजे का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। ये कहकर कहने लगी, चलो चलो सब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब मेरी माँ ने मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है? जा, तेरी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन है? वाह, दुल्हन ऐसी होती है। अरे पूरा ढोल है अम्मा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है। मेरे लिए कोई भी मोटी लड़की पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मोटी थोड़ी है, वह बस थोड़ी सी गोल मटोल है। बस कर दे अम्मा, 100 से ऊपर वजन होगा उस लड़की का। आपने क्या सोचकर मेरी शादी उससे की है? मेरी माँ कहने लगी, तो और क्या, आसमान की कोई परी ला दे तुम्हारे लिए। 10,000 तनख्वाह पर कौन बेटी देता है, और वह भी खूबसूरत। मैंने कहा, नहीं होती, वह खूबसूरत कर लेते किसी से, लेकिन मोटी लड़की से नहीं करनी चाहिए थी। न तो मैं कमरे में जाऊंगा, न मैं उसे अपनाऊंगा। वह आपकी पसंद की बहू है, उसे आप संभालें। यह सुनना था कि मेरे अब्बा, जो काफी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं उस लड़की के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। मेरा यह कहना था। अब्बा उठकर मेरे पास आए, मेरा गिरेबान पकड़कर तीखे अंदाज में कहने लगे, अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कद मुझसे बहुत ऊंचा निकला है। इतना मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। तमीज से कमरे में जाओ और उस लड़की के साथ वैसे ही पेश आना जैसे कि एक लड़के को अपनी बीवी के साथ पेश आना चाहिए। अगर मुझे जरा भी कोई शिकायत तुमसे मिली तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। मेरा बाप मुझ पर यूं भड़क रहा था जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूं और जबरदस्ती वह मुझसे अपनी बात मनवा लेंगे। मैं खामोश हो गया, अपने कमरे में भी चला गया। वह दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखने का जरा मूड न था। दिल तो चाहा कि उसे खरी खोटी सुना दूं कि वह मेरे काबिल है ही नहीं, लेकिन फिर अपने बाप की बातें याद आने लगी। मैं समझ गया था कि सारा मसला पैसों का है। उस लड़की की माँ ने जो सोने की कुछ चीजें मेरे घर वालों को दी हैं, यह उसी का रोब खा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वह सब बेईमानी था। मजबूरन ही सही, उसके सामने जाकर बैठ गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। शायद इस चीज के इंतजार में थी कि मैं उसकी तारीफें करूंगा और मोहब्बत भरी बातें करूंगा। जिस लड़की का ख्याल मैंने किया था, यह तो वैसी थी ही नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मेरी भाभी ने जिस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई थी, वह स्मार्ट थी। हाँ, शक्लो सूरत इस लड़की से मिलती जुलती थी। मैंने जेब से अंगूठी निकाल ली और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा, इसे पहन लेना। यह सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, देखो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी हाई हो रहा है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। यह कहकर मैं वॉशरूम में चला गया, शादी का जोड़ा बदला और बेड पर आकर लेट गया। न मैं उससे गुस्सा कर सकता था, न यह कह सकता था कि मेरे बेड से उठ जाओ, अपना भारी भरकम शरीर लेकर सोफे पर लेट जाओ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जो धमकी दी थी वह सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों के जज्बात से क्यों खेलते हैं। उन्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। इससे बेहतर था कि मैं शादी ही न करता। हो सकता है 1-2 साल में मेरी अच्छी जगह नौकरी भी लग जाए।
हो सकता है तनख्वाह भी 10 से 30 हजार हो जाए या फिर 40-50 हजार हो जाए। लेकिन मेरे माँ बाप ने समझा था कि शायद मैं सारी जिंदगी सिर्फ 10 हजार ही कमाऊंगा और मेरे सर पर उस सांड जैसी बीवी को डाल दिया था जो मेरे साथ जरा भी नहीं जचती थी। मैं बेड के एक किनारे पर लेटकर अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप जल रहा था। वो अभी तक बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद न थी जो मैंने उसके साथ बरता था। फिर बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आज की रात के लिए। कब वो वॉशरूम से वापस आई, कब सोई मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैं सो चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने बेध्यानी में करवट बदली तो मेरी आंख खुलते ही मैंने उसका चेहरा देखा। मोटे मोटे नैन नक्श भद्दे से बिल्कुल उसके शरीर की तरह। मैं फौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। फिर मैंने उसे ये भी कहा कि अच्छा होगा कि मेरी और तुम्हारी कोई भी बात बाहर तक न पहुंचे। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया था। मुझे जल्दी जल्दी से पैसा कमाना था और उस लड़की को अपनी जिंदगी से आउट करना था। मैं हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी भी नहीं। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसको छूने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। 8 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी कि आखिर अब आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा, क्या मतलब? हालांकि मैं उसकी बात का मतलब समझ चुका था, लेकिन फिर भी अनजान बन गया। कहने लगी, हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घरवालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर मैंने अपने मोबाइल से उसको उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो कुछ हैरान सी थी। मैंने कहा, ये तुमने ऐसे ही भाभी को भेज दी, फिल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं, मैं जैसी हूं मैंने वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फिल्टर लगाया हो। मैंने अपना आप किसी से भी नहीं छुपाया है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास ये तस्वीर यूं आई थी। अब मुझे बताओ, जिस लड़के ने इस लड़की के ख्वाब देखे हों, वो तुम्हें कैसे छू सकता है? देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। मेरा ये कहना था कि वो कुछ देर तो चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने ये बात मुझे पहली रात क्यों नहीं कही? मैंने कहा, तुम क्या कर लेती? वो कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती कि उन्होंने आपकी रजामंदी क्यों नहीं ली, फिर अपने घर चली जाती ताकि सबको ये मालूम होता कि मैं जैसे गई थी वैसे ही लौटी हूं। शादी के 8 दिन के बाद आप मुझे बता रहे हैं, और वो भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे धमकी दी थी। वो कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फिल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं ये सजा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज नहीं हूं जो चुपचाप मर्द की अत्याचार बर्दाश्त करती रहें। आपकी नापसंदगी को मैं सारी जिंदगी सुनती रहूं। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। मैं जानता था कि अब कौन सा तमाशा लगने वाला है। मैंने कहा, फातिमा, मेरी बात सुनो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बाप के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। वो तो इस लड़की के सामने मुझे मारना पीटना शुरू कर देते, मेरी इज्जत उछाल देते। मुझे तो अंदर ही अंदर कुछ खौफ सा महसूस हुआ था। वो लड़की बहुत तेज थी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ है, बेशक ये मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो मैं खुद को समझा लूंगा। ये कहकर मैंने उसे बस टालना चाहा था। कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? उसने हाथ से अपना बाजू छुड़वाकर अपने दोनों हाथ बांधकर मुझसे पूछा था। मैंने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ हो चुका है उसे कबूल कर लूं। वह अपने कंधे उचका मुझे देखने लगी। कहने लगी, देखें, यह मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं सालों आपका इंतजार नहीं कर सकती कि कब आप मेरे बारे में सोचेंगे और समझौता करने पर राजी होंगे। आपका जो भी फैसला है
मुझे जल्द से जल्द बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस यह कोशिश करने लगा कि अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकूं। कुछ दिन बाद फातिमा ने भी बैंक की नौकरी शुरू कर दी। मेरी माँ तो उसके बलाए लेती रहती, लेकिन मुझे वह एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिना दुपट्टे के बैठी थी। मुझे देखकर उसने फौरन से दुपट्टा खुद पर लिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। उस ढोल जैसी औरत को मैं भला क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे तो उसमें वैसे ही दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। अचानक से मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। जब अपने माँ बाप को यह खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को सराहने के कहने लगे, देख लो फातिमा, तुम्हारी जिंदगी में क्या आई? तुम जैसे नाकाम इंसान को भी कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई। सच ही कहते हैं, रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही यह सुनकर खराब हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा है मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द फातिमा को तलाक दे दूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों फातिमा के अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था। फातिमा बहुत परेशान थी, रोए जा रही थी, लेकिन मुझे ना तो उससे गर्ज थी ना उसके रोने से। मैंने एक बार भी उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दी। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी लग गई थी। मैंने सोचा कि वैसे कह देता हूँ कि अब वह चाहे तो मैं उसे तलाक दे देता हूँ, लेकिन जब यह बात मैंने फातिमा से कही तो वह कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मेरा बाप बीमार है, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने नम लहजे में कहा था। फिर अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी, लेकिन मुझे कोई मतलब ही न थी। मैंने कंधे उचकाए और बेफिक्र हो गया। उन्हीं दिनों अपने ऑफिस की एक कलीग सुमैरा से मेरी दोस्ती हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। पहले हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती भी हो गई। अब मैं रात भर सुमैरा से बातें करने लगा, अपने कमरे में ही करता था। फातिमा यह देखकर पहले तो खामोश रही, लेकिन एक दिन कहने लगी कि यह क्या तरीका है, आपको शर्म नहीं आती? बीवी को छोड़कर रात भर आप दूसरी औरतों से बातें करते हैं। मैंने कहा, मेरी बीवी बनने का तुम्हें शौक है, मैं तो तुम्हें आजाद कर देना चाहता हूं। अब अगर तुम्हारा बाप बीमार है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं वैसे भी अब इतने पैसे कमाने लग गया हूं कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं किराए का घर ले सकता हूँ, दूसरी शादी भी कर सकता हूँ और करूंगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसी ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर वह चुप सी हो गई। 4-5 माह गुजर चुके थे। मैं सुमैरा का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की तो वह बिगड़ने लगे। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? मेरे माँ बाप की बात में दम इसलिए भी नहीं रहा था क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाने लगा था। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने सुमैरा से शादी कर ली। उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी जिंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके आगे मैं कुछ कम लगता था। महफिलों में जाता तो मेरी रंगत पर लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। सुमैरा गोरी रंगत की थी और मैं सांवली रंगत का था। जब मैं उसके साथ कहीं जाता तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए ब्लैक एंड व्हाइट कहते वहां से गुजर जाते। एक महफिल में गए तो सुमैरा की एक दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई। कहने लगी कि तुम्हारा पति तो हूर के आगे लंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी जवान अपना सकता था। मैं भी वहीं करीब खड़ा था। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हम वापस घर आए तो मैंने सुमैरा से कहा कि तुम्हारी दोस्त बहुत बदतमीज है। वह ड्रेसिंग के सामने ज्वेलरी उतार रही थी। कहने लगी, क्या बदतमीजी की है उसने? मैंने कहा कि वह मुझ में ऐब गिनवा रहे थे और तुम खामोश खड़ी थी। कहने लगी, गलत क्या कहा उन्होंने? अपनी रंगत देखी आपने, मैं तो महफिलों में शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। वह लोग ठीक ही तो कह रही थी। मुझसे तो कोई भी हैंडसम नौजवान शादी कर सकता था, बस मैं ही शायद मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो सुमैरा का लहजा सुनकर ही हैरान रह गया था।
अब वह मुझसे लड़ने लगी थी। बात बात पर मेरी फैमिली पर, मेरी रंगत पर मुझे बातें सुनाती रहती, ताने देती रहती और मैं चुपचाप सुनता रहा। वह मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहती थी कि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। बहुत जल्द मेरी कंपनी मुझे गाड़ी भी देने वाली थी कि अचानक से एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरे तरीके से मेरी बाइक सामने से आते हुए ट्रक से टकराई थी। ट्रक का टायर मेरी टांग से गुजर गया था। मैं तो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मुझसे दर्द की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उसी हाल में बेहोश हो गया। जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर मेरी टांग काट चुके थे। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। सुमेरा हॉस्पिटल में ही थी। जब मुझे होश में देखा तो मेरे पास आ गई। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुमेरा की खातिर मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया था और सुमेरा से शादी के बाद मैंने पलट कर अपने घर वालों को नहीं देखा था। कहने लगी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खबर करो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले से ही थे और अब लंगड़े भी हो चुके हो। मैं अपनी सारी जिंदगी एक अपाहिज की खातिर बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि सुमेरा, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द मैं अपना इलाज करवा लूंगा। मेरी कंपनी पैसा देगी। सुमेरा कहने लगी, कौन सी कंपनी? बॉस ने तो तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर सुनकर कि तुम अपाहिज हो गए हो तो उन्होंने तो तुम्हारी जगह किसी और को रख भी लिया है। मेरा फोन वह मेरे हाथ में थमाकर कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। यह कहकर वह जा चुकी थी और मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आया। क्या बीवी ऐसी भी होती है? मैं अपने घर वालों को फोन किया तो मेरे माँ बाप और बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुंचे थे, यहां तक कि फातिमा भी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगा था कि वह अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वह मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि मेरे लिए हैरानी की बात थी। मेरी माँ मेरे साथ लगे हुए रोए जा रही थी। मेरे अब्बा मेरे पास बैठे हुए थे। कहने लगे कि तुम किसी चीज की फिक्र मत करो। मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले गए। फातिमा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी और मैं हैरान था कि वह यह सब क्यों कर रही है। मैंने तो उसे कभी कोई खुशी नहीं दी थी। हमेशा उसे ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। जब वह अपने ऑफिस में जॉब के लिए जाती तो उस वक्त मेरी माँ और बहनें मुझे संभालती। मेरे अब्बा भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं तो उनके सामने नजर भी उठाने के काबिल नहीं था। हाथ जोड़कर मैंने उनसे माफी मांगी थी। वह कहने लगे, हमने तुम्हारे लिए अच्छा पसंद किया था, बस तुम्हें बाहर की खूबसूरती ने आकर्षित किया, वरना जो सलूक तुमने फातिमा के साथ अपनाया था, कोई और होती तो यह घर छोड़कर जा चुकी होती। जानते हो, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में भी तंगी थी। सारा खर्चा फातिमा ने ही उठाया था। तुम्हारे माँ बाप की देखभाल भी की थी। यह सुनकर तो मैं बहुत शर्मिंदा सा हो गया। मैंने वाकई उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। वो जैसी भी थी, लेकिन बहुत से ख्वाब सजाकर मेरे घर आई थी और मैंने बहुत बेदर्दी से उसके हर जज्बे को कुचल करके रख दिया था। वो ऑफिस से वापस आई तो मेरे लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मेरे पास आ गई, मेरे सामने ट्रे रख दी। कहने लगी, आप खाना खा ले तो मैं आपको नहला देती हूँ। मैंने खाने की ट्रे साइड पर रखी और फातिमा का हाथ थाम लिया। ये देखकर वो मुझे बड़े ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, फातिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, ऐसी बातों का वक्त नहीं है। 2 माह बाद उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि मेरा ऑपरेशन करवाया जा सके। उसने फटाफट से मेरा ऑपरेशन करवाया और अब मुझे एक जाली टांग लग चुकी थी। उससे यह हुआ कि मैं लंगड़ा कर चल फिर सकता था। नौकरी भी दोबारा से करने लगा। मैं तो उसका जितना भी एहसानमंद होता उतना ही कम था। मैं चाहता था कि अब उसे वो मोहब्बत दूं जिसकी वह हकदार है, लेकिन मैं जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो मुझसे दूर हट जाती। एक बार मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मेरे पास बैठो, बस बातें किया करो। तुम मेरी इतनी देखभाल करती हो लेकिन मुझसे बात नहीं करती। मसला क्या है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। कहने लगी, मेरे अब्बा पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। अब आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं।
ये सुनना था कि मेरे तो होश उड़ने लगे। मैंने कहा, फातिमा ये क्या कह रही हो? तुम्हें क्यों तलाक दूं? तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। कहने लगी, वो मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर दिया है। किसी को अपने सामने तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आपके अब्बा को भी नहीं देख पाई, नहीं आपको देख सकी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे अब्बा इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने अपने घर में किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपने दूसरी शादी कर ली थी। ससुराल में भी खामोशी से वक्त गुजारती रही, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। आप भी ठीक हो गए हैं, आपकी नौकरी भी मिल गई है। कोई भी खूबसूरत लड़की आपसे फिर से शादी के लिए राजी हो जाएगी, और मुझ जैसी ढोल लड़की के साथ आप जचते नहीं हैं। वही बात उसने मेरे मुंह पर मारी थी। मैंने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया, इस बार बहुत मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, मैं कौन सा खूबसूरत हूं? मेरी रंगत सांवली है। मुझे कोई भी लड़की तुम्हारे अलावा कबूल नहीं कर सकती। सुमेरा की बातें मुझे याद आने लगी। किस तरह से वह मेरी अपमान करती थी, मेरी रंगत का मजाक उड़ाती थी। फातिमा से शादी होने के बाद मैं ये भूल गया था कि मुझ में क्या कमियां हैं। मुझे सारी कमियां सिर्फ फातिमा में नजर आती थीं, उसके मोटापे में नजर आती थीं। उसके सामने मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे असल आईना उस वक्त नजर आया जब मेरी शादी सुमेरा से हुई। बहुत जल्द ही मैं सुमेरा से उब भी गया था, क्योंकि वो हर वक्त मेरी रंगत के मुझे ताने देती रहती थी, और फातिमा ने तो कभी मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, उसके भी आंखों में आंसू ही ठहरे हुए थे। मैंने कहा, मुझे माफ नहीं कर सकती? बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जो सजा तुम दे रही हो वो उम्र भर की हो जाएगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। कहने लगी, मुझे शर्मिंदा मत करें। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और वो आज भी वैसी ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज्यादा वो खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है। मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लड़की की बाहरी रंगत और मोटापे को देखने के बजाय उनके अच्छे संस्कार और बिहेवियर को देखो, ताकि घर जन्नत बन सके, जैसे मेरा घर बन गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।